नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एक्सेलेंट करियर एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग जेएसएससी एग्ज़ाम्स के लिए जनरल साइंस के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं और इसमें सभी क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे जो कि जेएसएससी के एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आपके नेक्स्ट एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो दोस्तों, ये हमारा इस वीडियो जो साइंस का जो चल रहा है, जनरल साइंस का ये जो सीरीज चल रहा है, इसका सेट नंबर कितना सेट नंबर 8 रहने वाला है और इसमें सभी प्रीवियस ईयर्स पेपर से ही क्वेश्चंस को लिया गया है। तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी खास होने वाला है, तो आप इस वीडियो को आप ज़रूर देखिए और शुरू से अंत तक देखिए और इसके पहले वाले जितने भी वीडियोज़ पड़े हुए हैं चैनल पर आप उसको जा करके आप ज़रूर देखिए। आपके एग्ज़ाम में निश्चित ही फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करो, चाहे सचिवालय हो, उत्पाद सिपाही, झारखंड पुलिस दरोगा, ये सभी एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपका पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है पहला क्वेश्चन कहता है स्टार्च को किसी भी भोजन में निम्नलिखित में से किसकी मदद से जांचा जा सकता है। यानी कोई भी अगर फूड है, कोई भी अगर भोजन है, उसमें स्टार्च है कि नहीं है, तो इसके लिए आप उसे कौन सा मेथड से आप उसे जांच सकते हैं कि उसमें स्टार्च है कि नहीं है। ठीक है, यानी कि उसमें आप क्या चीज़ का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा आयोडीन सॉल्यूशन। ठीक है, स्टार्च का पता लगाने के लिए आयोडीन सॉल्यूशन, जिसको आयोडीन घोल के नाम से हम लोग जान रहे हैं, तो इसका यूज़ किया जाता है। तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको सीधा बोलेगा स्टार्च के परीक्षण में कौन सा घोल का इस्तेमाल किया जाता है, तो आपको बताना है आयोडीन सॉल्यूशन, आयोडीन घोल। चलिए अब हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है अग्नाशय निम्नलिखित में से क्या बनाता है। दोस्तों, अग्नाशय निम्नलिखित में से क्या बनाता है, यहाँ जो ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ देखिए अग्नाशय जो है दोस्तों, अग्नाशय जो है वो अग्नाशयी द्रव बनाता है। ठीक है, अग्नाशय जो है वो अग्नाशयी द्रव बनाता है, आप इसे याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, पित्त जो है, ठीक है, पित्त जो है वो कौन बनाता है, पित्त जो है वो हमारा लीवर बनाता है। ठीक है, पित्त कहाँ से बनता है, पित्त हमारा लीवर से बनता है। और आपको मालूम है दोस्तों, हमारे शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो यकृत है। ठीक है, शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, यानी जिसको लीवर बोलते हैं, आप इसे याद रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एमिलेज, ठीक है, एमिलेज एक एंजाइम है जो कि लार में पाया जाता है, आप इसे याद रखेंगे। दोस्तों, गैसीय रस, ठीक है, जिसको हम लोग गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं, ये हमारा अमाशय में बनता है। ठीक है, कहाँ बनता है, अमाशय में। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स से गैस्ट्रिक जूस निकलता है। ठीक है, ये अमाशय में होता है, तो आप इसे याद रखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सभी क्वेश्चन जो है आपको बहुत ही अच्छे ढंग से याद होगा। ठीक है, और आप इसे याद रखेंगे भी। ठीक है दोस्तों, आपको ये बताना है कि आपको एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि हमारे शरीर का कौन सा ऑर्गन जो है वो HCl का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो कहाँ पर बनाया जाता है हमारे शरीर के अंदर, आपको ये बताना है। ठीक है, चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है अधिक कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में किस रूप में बदल जाते हैं। दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि हम लोग के शरीर में ऊर्जा लेने के लिए, हमारे शरीर में ऊर्जा की प्राप्ति के लिए हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स हम लोग लेते हैं तो उसका कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदल जाता है, ये सब तो हम लोग सारा प्रोसेस हम लोग जानते हैं। तो कहता है कि हमारे शरीर में अगर अधिक कार्बोहाइड्रेट हो जाता है, कहने का मतलब जितना कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को ज़रूरत है उससे अधिक अगर कार्बोहाइड्रेट का अगर हम लोग कंजम्पशन करते हैं, तो एक्स्ट्रा जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमारे शरीर में जो है वो किस रूप में जमा हो जाता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, हमारे शरीर में जो अधिक कार्बोहाइड्रेट होता है वो वसा के रूप में, यानी फैट्स के रूप में हमारे शरीर में जमा हो जाता है। किस रूप में जमा हो जाता है, फैट्स के रूप में। ठीक है, तो आपका ये ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए दोस्तों, यहाँ पर आपको एक ऐसा फूड बताना है जिसमें कार्बोहाइड्रेट का मात्रा बहुत अधिक होता है। ठीक है, आप ये बताइए। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का मात्रा अधिक मतलब सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट अगर हमको लेना है तो कौन सा फूड लेंगे, ये आपको बताना है। ठीक है, आपको इतना करने के बाद अब हम लोग चलते हैं ये हमारे अगले क्वेश्चन के बाद, ये हमारा जो अगला क्वेश्चन होगा वो देखते हैं। ठीक है, तो इसका जो अभी मैंने क्वेश्चन पूछा वो आप इसका आंसर जो है वो आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है, चलिए दोस्तों, यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये एक क्वेश्चन और बताना है
कि ग्लूकोज जो है, ठीक है, ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज जो है वो कार्बोहाइड्रेट का बिल्कुल छोटा सा रूप है ग्लूकोज, ठीक है। तो ग्लूकोज का आपको केमिकल फार्मूला बताना है, ठीक है, ग्लूकोज का आपको केमिकल फार्मूला बताना है, ग्लूकोज, ग्लूकोज जो है ना इसका आपको केमिकल फार्मूला बताना है, ठीक है। ग्लूकोज का केमिकल फार्मूला क्या होता है ये आप बताइए, ठीक है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कान में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, ठीक है, कान में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि हमारे शरीर में जितनी भी हड्डियां हैं उसमें सबसे छोटी हड्डी कान में ही पाई जाती है, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कान में जो हड्डियां की संख्या होती है वो 3 होती है, कान में हड्डियों की संख्या 3 होती है। कान में सबसे ये हम लोग बोल सकते हैं कि कान में कुल 3 हड्डी होते हैं और उसमें भी सबसे छोटी हड्डी जो है वो कान में ही हम लोग का पाया जाता है। तो हम लोग देखते हैं, तो कान में 3 हड्डी होते हैं, एक को बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, हैमर, ठीक है, हैमर, एक को बोलते हैं एनविल और एक को बोलते हैं स्टाइरप, ठीक है, हैमर, एनविल, स्टाइरप। इसको हम लोग दोस्तों एक और भी नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं मैलियस, ठीक है, क्या बोलते हैं, मैलियस, ठीक है, मैलियस। इसको बोलते हैं इनकस, इनकस, ठीक है, इनकस बोलते हैं। और इसको बोलते हैं स्टेपीज, स्टेपीज, ठीक है, स्टेपीज बोलते हैं, ठीक है, इसको स्टेपीज बोलते हैं, मैलियस, इनकस और स्टेपीज। और ये स्टेपीज जो है वो कान में हड्डी ये पाई जाती है और ये हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। तो आप इसे याद रखेंगे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये हमेशा बार बार पूछा जाता है, तो आप इसे याद रखेंगे। स्टाइरप जो है जिसको हम लोग स्टेपीज के नाम से भी जानते हैं, तो ये सबसे छोटी हड्डी होती है और वो कान में पाई जाती है। तो इसका आंसर जो है आप समझ सकते हैं कि इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक मात्रा दूसरों से भिन्न है। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक मात्रा जो है वो दूसरों से भिन्न है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग देखेंगे हमारा ऑप्शन जो है वो गति है, दूरी है, ऊर्जा है और औसत वेग है। तो इसमें से जो कौन है ये अलग है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि गति जो है, दूरी और ऊर्जा, ठीक है, ये तीनों जो है वो अदिश राशि हैं। अदिश राशि अब होता क्या है आप ये समझिए पहले, ठीक है, अदिश राशि। तो हमारे पास जितनी भी भौतिक राशियाँ हैं, ठीक है, जो भी भौतिक मात्रा या भौतिक राशि है, ठीक है, वो 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं सदिश होते हैं, ठीक है, एक सदिश होते हैं, ठीक है, एक सदिश होते हैं और एक अदिश होते हैं, ठीक है, अदिश, ठीक है, अदिश। सदिश में क्या होता है कि वैसा भौतिक मात्रा या भौतिक राशि जिसमें मतलब परिमाण के साथ साथ उसमें दिशा भी होना जरूरी है, उसे हम लोग सदिश बोलते हैं, ठीक है। परिमाण के साथ दिशा भी होना जरूरी है, उसको हम लोग सदिश बोलते हैं। अदिश में केवल परिमाण चाहिए और इसमें दिशा का कोई मतलब नहीं होता है, तो उसे अदिश हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो गति में सिर्फ परिमाण होता है, दूरी में सिर्फ परिमाण होता है और ऊर्जा में सिर्फ परिमाण, ठीक है, यानी उसमें मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। तो ये सब आप देखेंगे कि ये तीनों जो है वो अदिश राशि है, जबकि औसत वेग, ठीक है, एक सदिश राशि है। तो ये तीनों से ये औसत वेग जो है वो काफ़ी भिन्न है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, औसत वेग। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे ढंग से ये चीज़ समझ में आ रहा होगा, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर हम लोग देखेंगे, आपके लिए मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है, ठीक है। ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या हो सकता है, वेग के परिवर्तन की दर के लिए कौन सी इकाई होगी। दोस्तों वेग में परिवर्तन की दर जो होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग त्वरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, त्वरण, ठीक है। वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं दोस्तों, त्वरण बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, त्वरण। वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग क्या बोलते हैं, त्वरण। और त्वरण को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, आपको तो ये मालूम होगा। त्वरण को हम लोग क्या चीज़ से डिनोट करते हैं, ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। त्वरण को हम लोग ए से डिनोट करते हैं। अब देखिए त्वरण का फॉर्मूला भी आप देख लीजिए। त्वरण यानी जिसको ए बोलते हैं, ए क्या होता है, v माइनस यू बाई टी, ठीक है। यानी कि इसको भी मतलब होता है फाइनल, यानी कि जिसको हम लोग बोल सकते हैं फाइनल वेलोसिटी, यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी और टी मतलब क्या होता है, टाइम, ठीक है। तो ये होता है त्वरण का फॉर्मूला। तो वेग में परिवर्तन की दर जो होती है, ठीक है, वेग में परिवर्तन की दर जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक्सेलरेशन, या जिसको त्वरण बोलते हैं। तो इसका मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि आपका ऑप्शन नंबर कितना में, ऑप्शन नंबर बी जो है वो मैच कर रहा है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, लेंस की शक्ति को कैसे परिभाषित किया गया है। दोस्तों लेंस की शक्ति क्या होता है, जिसको हम लोग पावर ऑफ लेंस बोलते हैं। तो लेंस की शक्ति जो है दोस्तों, जिसको हम लोग पावर ऑफ लेंस बोलते हैं, वो होता है 1/f, यानी फोकल लेंथ का जस्ट रेसिप्रोकल, यानी फोकल लेंथ का जस्ट रेसिप्रोकल जो होता है उसे हम लोग पावर ऑफ लेंस के रूप में जानते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो पावर ऑफ लेंस जो होता है दोस्तों 1/f जो होता है, ये फोकस जो हो यानी फोकल लेंथ जो होता है वो हमेशा क्या चीज़ में होना चाहिए, ये हमेशा होना चाहिए मीटर में होना चाहिए। ठीक है, क्या चीज़ में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए। तो आप ये ध्यान में रखेंगे कि फोकल लेंथ जो भी होगा पावर ऑफ लेंस निकालने के लिए वो हमेशा मीटर में होना चाहिए फोकल लेंथ। ठीक है, अगर सेंटीमीटर में है तो आप उसे मीटर में या किसी भी और भी यूनिट में है तो उसे आप कन्वर्ट कर लेंगे, उसके बाद ही निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा आपका राइट आंसर। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन तो आप पढ़ लिए, लेंस की शक्ति को कैसे परिभाषित किया गया है, तो इसकी फोकस दूरी का व्युत्क्रम, फोकस दूरी का व्युत्क्रम। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आपको एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन क्या दे रहे हैं कि लेंस की क्षमता, जिसको पावर ऑफ लेंस बोलते हैं, लेंस की क्षमता को मापने की इकाई क्या है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, क्लियर है। लेंस की क्षमता जो है उसे किस चीज़ में नापा जाता है, इसका नाम लिखना है आपको। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ इसका खाली सिंबल, इसको डी से डिनोट किया जाता है, इसका जो यूनिट होता है इसको डी से डिनोट किया जाता है, लेकिन आपको पूरा नाम जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, आँख से वस्तु की वह सबसे न्यूनतम दूरी जिसे बिना तनाव के ही स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है क्या कहलाता है। दोस्तों हमारे आँख के सामने कोई भी वस्तु कम से कम कितना दूरी पर रखा जाए, ठीक है, कम से कम हमारे आँख के बिल्कुल नज़दीक कम से कम कितना दूरी पर रखा जाए कि हम लोग को आँख में बिना तनाव हुए ही हम लोग उस चीज़ को, उस वस्तु को काफ़ी अच्छे ढंग से देख पाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि मान लीजिए ये जो है, ये एक मिनट यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, ये जो है ये आँख है। ठीक है, ये जो है ये आँख है मान लीजिए। ठीक है, ये हमारा आँख है। अब यहाँ पर देखिए इसके सामने, इस आँख के सामने जो है वो यहाँ पर मान लेते हैं वस्तु रख देते हैं। ठीक है, यहाँ से जो है वो बिल्कुल यानी कि इस आँख के बिल्कुल नज़दीक है ना, सबसे कम दूरी पर ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखा जा रहा है। ठीक है, और यहाँ से जो है ये बिल्कुल क्लियर विजन हो रहा है बिना कोई तनाव का। ठीक है, तो कहता है कि इस बिंदु को क्या बोल देंगे, यानी कि यहाँ जो ऑब्जेक्ट रखेंगे आँख के नज़दीक सबसे कम दूरी वाले बिंदु को क्या कहेंगे, जहाँ पर वस्तु को बिना तनाव का देखा जा सकता है। तो इसे हम लोग बोलते हैं दोस्तों निकटतम बिंदु। क्या बोलते हैं, निकटतम बिंदु। और ये निकटतम बिंदु से आँख के बीच की दूरी एक नॉर्मल आँख के लिए कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी न्यूनतम दूरी कितनी होती है एकदम बिल्कुल एक नॉर्मल आँख के लिए, तो वो होती है 25 सेंटीमीटर। तो आप इसे याद कर लेंगे। ठीक है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर है। तो देखिए दोस्तों, न्यूनतम दूरी या निकटतम दूरी तो 25 सेंटीमीटर है, लेकिन अधिकतम दूरी यानी हम लोग अधिक से अधिक कितना दूर तक देख सकते हैं, तो ये अनंत बिंदु हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनंत बिंदु। ठीक है, कहने का मतलब ये आपको समझ में आ गया कि निकटतम बिंदु कितना है, यानी निकटतम दूरी जो है वो कितना, 25 सेंटीमीटर। और अनंत दूरी कितना है कि या हम लोग ये बोल सकते हैं सबसे दूर का बिंदु कितना हो जाएगा, दूर का बिंदु। तो दूर का बिंदु जो हो जाएगा वो कितना दूर पर होगा, तो अनंत हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा, आपका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, क्या कहलाएगा, निकटतम बिंदु। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या होगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कहता है, यदि शरीर की गति समय के साथ नहीं बदलती है, ठीक है, तो इसका त्वरण होता है। ठीक है दोस्तों, देखेंगे कि अगर किसी भी वस्तु के गति में अगर समय के साथ परिवर्तन नहीं होता है, तो गति में अगर समय के अनुसार परिवर्तन नहीं होता, यानी कि गति जो चल रहा है वो एकदम बिल्कुल कांस्टेंट वे से चल रहा है, बिल्कुल एक ही नियत गति से चल रहा है, तो उसमें त्वरण जो होता है वो कुछ भी बिल्कुल नहीं होगा, यानी त्वरण जो होगा वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, त्वरण क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए हमारा ये त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, अभी आपको बताए थे ना, क्या बताए थे कि v - u/t
टी, v माइनस क्यू बाई टी। तो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पर वेलोसिटी में किसी तरह का बदलाव आ ही नहीं रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो फाइनल वेलोसिटी होगा वही इनिशियल वेलोसिटी होगा, यानी कि दोनों का अगर डिफरेंस देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो 0 बाई टी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो त्वरण क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। ठीक है, चलिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए दोस्तों, कहता है पाश्चात्य दृश्य के लिए ऑटोमोबाइल में इस्तेमाल होने वाला दर्पण कौन सा है। दोस्तों हम लोग देखते हैं कि जब ड्राइवर गाड़ी चलाता है तो वो अपने पीछे वाले पोर्शन को देखने के लिए, ठीक है, बैक एरिया को देखने के लिए जिस दर्पण का इस्तेमाल करता है, जिस मिरर का इस्तेमाल करता है, वो कौन सा मिरर होता है, इसके बारे में इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग देखेंगे जितने भी ऑटोमोबाइल्स होते हैं वो बैक मिरर के लिए यानी साइड मिरर के लिए कौन से दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, कौन से मिरर का इस्तेमाल करते हैं, वो इस्तेमाल करते हैं उत्तल दर्पण का। ठीक है, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम लोग देखेंगे उत्तल दर्पण कौन सा दर्पण होता है, तो उत्तल दर्पण एक मतलब गोलीय दर्पण होता है, यानी स्फेरिकल मिरर होता है, जिसमें क्या होता है कि यहाँ पर इसका जो धंसा हुआ पार्ट होता है, धंसा हुआ पार्ट वो रंगा हुआ होता है, ठीक है, और जो उठा हुआ पार्ट होता है वो शाइनिंग होता है। ठीक है, शाइनिंग यानी कि ये रिफ्लेक्टिंग पार्ट होता है। तो इस टाइप के अगर कोई दर्पण है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं उत्तल दर्पण। ठीक है, तो उत्तल दर्पण आपको ये समझ में आ गया। अवतल दर्पण में क्या होता है, अवतल दर्पण में जैसे ये हो गया कि अवतल दर्पण अगर ये है तो इसमें उठा हुआ भाग जो है वो रंगा हुआ होगा अवतल दर्पण में, और जो धंसा हुआ भाग है वो शाइनिंग होगा। ठीक है, यानी कि रिफ्लेक्टिंग पार्ट होगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखें कि इसका राइट आंसर जो है वो उत्तल दर्पण होगा। क्लियर है दोस्तों। आपको ये बताना है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताइए कि डेंटिस्ट लोग जो होते हैं, यानी डेंटिस्ट यानी जो दांत के डॉक्टर होते हैं, वो कौन से दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। ये मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं, अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो आप जाकर के देखिए, आपको सभी क्वेश्चन का आंसर वहां पर मिल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग 10 क्वेश्चन को डिस्कस किए काफ़ी ज़्यादा अच्छे ढंग से, और इसको डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने डिस्कस किया। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी कीजिए। और दोस्तों अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड बेहतरीन क्वालिटी के कंटेंट्स मिलते रहेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अब इस वीडियो में इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।